नमस्कार दोस्तों। मेरे बहुत सारे राष्ट्रवादी मित्रों को कल से या बल्कि यूं कहूँ आज सुबह से ये आपत्ति है कि मैंने ये क्यों कहा कि विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स कश्मीर का पूरा सच नहीं दिखाती है, कुछ घटनाओं का चित्रण करके मुद्दे को सतही तौर पे छूने की कोशिश करती है। लेकिन हाँ, ये सही है कि ये सतही कोशिश भी एक विमर्श खड़ा करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फिल्म वाकई वो सच दिखा पा रही है जो दिखाना चाहिए था। उसका कारण है, मैं जब ये फिल्म कल देखने गया तो मैंने फिल्म से पहले कई लोगों से बातें की। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस फिल्म को बेसिकली कौन लोग देखने आ रहे हैं, इस फिल्म को बेसिकली क्यों लोग देखने आ रहे हैं। तो मुझे उसका आंसर ये मिला कि बीते 10 दिनों में जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर हुई हैं, उससे प्रभावित होकर एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग जो इस तरीके की फिल्मों को नहीं देखता है, वो वहां उस फिल्म को देखने आ रहा है। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री के ट्रेलर के बाद कई लोगों में ये उत्सुकता जागी कि आखिर कश्मीर में 1990 में हुआ क्यों, क्या था और क्यों हुआ था। 30 साल की उम्र से कम के लोग ये सच वाकई नहीं जानते कि उस दौर में क्या हुआ था, और शायद उसको पूरा जानने का समय उनके पास नहीं है। तो वो इस फिल्म के जरिए ये बिल्कुल देखना चाहते थे कि आखिर उस रात क्या हुआ। लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे फिल्म में निश्चित तौर पर उन घटनाओं का चित्रण करने में विवेक ने काफ़ी मेहनत करी। लेकिन किसी भी फिल्म की कामयाबी तब होती है जब वो उस दौर के घटनाओं का मार्मिक चित्रण के साथ समय काल भी जस्टिफाई करे। विवेक की फिल्म उस दौर की राजनीतिक परिस्थिति को बहुत ही अनसुलझे तरीके से व्यक्त करती है, और उसका इम्पैक्ट ये है कि जब फिल्म खत्म होने के बाद मैं बाहर निकल के मैंने कई लोगों से पूछा कि आपको फिल्म कैसी लगी, तो उन्होंने कहा हमको दर्द है, पेन है। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने कहा इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अब प्रॉब्लम यह है कि उनमें से किसी को यह नहीं पता है कि उस समय कौन सरकार थी, क्या सरकार थी। जब जब कश्मीर 1990 का जिक्र होता है तब तब एक बात कही जाती है कि उस समय भाजपा समर्थित सरकार थी और उनके प्रिय जगमोहन मल्होत्रा राज्यपाल थे। लेकिन यह एक अधूरा सच है, क्योंकि किसी भी घटनाक्रम की तारीख से पहले के 3 या 4 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उस घटनाक्रम को पनपने के लिए। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 19 जनवरी की उस रात से 5 साल पहले की स्थिति क्या थी। तो सवाल यह है कि 84 में इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस देश में, इस देश के युवाओं के लोकप्रिय नेता, मैं इस शब्द पे जोर दे रहा हूं क्योंकि यह सच है कि राजीव गांधी उस दौर में युवाओं के लोकप्रिय नेता थे, प्रधानमंत्री बने। और राजीव गांधी के कई ऐसे फैसले हैं जो इस देश में विवादास्पद रहे हैं। राजीव गांधी ने नेता बनने के बाद कश्मीर की तरफ से आंखें बंद कर ली।
उसी दौरान डॉक्टर जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन भी तभी लगाया गया था। और डॉक्टर जगमोहन बेसिकली आपातकाल के दौरान संजय गांधी के बेहद करीबी थे। कांग्रेस में रहे थे, सिविल सर्विसेज के से आगे होकर यहाँ तक आए थे, लेकिन डॉक्टर जगमोहन बेसिकली कांग्रेस के बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। और ड्यूरिंग राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल ने काफ़ी ऐसे काम किए जिससे वहाँ उस दौर में, कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो भी जगमोहन को अपने भाषणों में ललकारती थीं। उस दौर में बेनजीर भुट्टो कहती थीं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, कश्मीर भारत के महाशक्ति बन जाने की वजह से उसके हाथ में नहीं चला जाएगा। तो ये सब भूमिकाएं तैयार हो रही थीं। और जुलाई में जगमोहन ने राजीव गांधी को पत्र लिखते हुए ये कहा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये घटनाएं जो कश्मीर में हो रही हैं ये किसी बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकती हैं। और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। शायद जुलाई की बात है, आई एम नॉट श्योर, जुलाई अगस्त जो भी है, उनका एक रिज़ाइन हुआ। और तभी फारूक अब्दुल्ला उसी पीरियड के आसपास वहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी आप कहें, क्योंकि तब कश्मीर एक अलग स्टेट, अलग परिभाषा में था, मुख्यमंत्री बने। जिसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिनको आप आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उस दौर में लगभग 60 या 70 ऐसे लोगों को छोड़ दिया, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ दिया जो पकड़े गए थे। और इसी बीच 89 के एंड की बात है, राजीव गांधी की सरकार चली गई और नए जनादेश में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ये शायद एंड दिसंबर या जनवरी की बात होगी, जिसको निश्चित तौर पे भाजपा ने समर्थन दिया था। किसी भी नई सरकार के लिए ये तय करना कि जो उसको पुराना विरासत में मिला है उसको एकदम कैसे सुधार देंगे। तो वीपी सिंह ने दोबारा से जगमोहन को ही राज्यपाल बनाकर भेजा और वो वहाँ इस कत्लेआम के दिन पहुँचे, यानी कि 19 जनवरी। इसलिए जगमोहन एज ए राज्यपाल वहाँ लोगों को बचा नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ ट्रकों के इंतजाम कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा दे चुके थे। केंद्र में नई सरकार थी, उसके पास वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वीपी सिंह राजीव गांधी को हरा के प्रधानमंत्री तो बन गए थे, मगर राजनीतिक तौर पे इतने ताकतवर नहीं थे कि वो कुछ कर पाते। एज यूजुअल बीजेपी तो सपोर्ट करने वाली पार्टी थी, जैसे आज किसी भी गठबंधन में जो एक सहयोगी दल की स्थिति होती है। जैसे आप समझ लें महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो ये जो घटनाक्रम है कि जैसे ही जगमोहन का नाम आता है सारे कांग्रेसी एकदम आक्रामक हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर ये सच्चाई जो मैं अब बता रहा था आपको ये लोगों तक पहुंचेगी कि किस तरीके से जगमोहन लगातार राजीव गांधी को बता रहे थे, किस तरीके से जगमोहन एशियाड के समय और आपातकाल के समय कांग्रेस के चहेते आईएएस अधिकारी थे या कांग्रेस कार्यकर्ता रहे थे। तो ये जो सच है ये एक बड़ा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा होता है, और इस सच को दबाने के लिए वो लगातार बीजेपी पे हमला करती है कि उस समय जब ये नरसंहार हुआ तो सरकार किसकी थी और वो क्या कर रही थी। ये एक ऐसा अधूरा सच है जिसको इस फिल्म में दिखाया, बताया और स्पष्ट करना जरूरी था। लेकिन
जैसा मैंने कहा कि विवेक ने सावधानी बरतते हुए इस पूरे सीक्वेंस से किनारा कर लिया। वो एक लाइन ये कह के कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये हमारे मित्र हैं इसलिए हम इन्हें कुछ कह नहीं सकते और कश्मीरियों की जान मित्रता में जा रही है, इस तरह का एक डायलॉग है फिल्म में। उस पूरे घटनाक्रम को ब्लैंक कर देते हैं। वो ये नहीं बताते कि बेसिकली राजनीतिक परिस्थितियां उस समय क्या थी, जिससे नुकसान ये होता है कि आप उन मार्मिक दृश्यों पर रोने तो लगते हैं फिल्म में, आप में से कुछ लोगों को उस समय गुस्सा भी आता है। ये हुआ सिनेमा हॉल के अंदर, मैं बैठा था। देयर वर सम पीपल हु ट्राइड टू स्टॉप देयर हस्बैंड वाइफ्स और जो भी उनके साथ महिलाएं थी, बट बाकी जो कुछ लोग वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। निश्चित तौर पे जब ऐसी घटना होगी तो आपको गुस्सा आएगा, खास तौर पे अगर आप संवेदनशील हैं। लेकिन आप उस पूरे सीक्वेंस को इस तरीके से बना देते हैं कि एट द एंड ऑफ फिल्म जब दर्शक बाहर निकलता है तो वो सिर्फ एक बात कहता है कि उस दौर की सरकारों ने अच्छा नहीं किया। जो लिटरली इस पूरे सच को छुपा देता है कि वहां पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, बेनजीर भुट्टो क्या क्या कह रही थी, राजनीतिक परिस्थितियां किस किस तरीके से मोल्ड हो रही थी, क्यों फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की दोस्ती के चलते जगमोहन के सारे पत्र हटा दिए जा रहे थे। और ये जो सारा विमर्श है ये इस फिल्म में कहीं खड़ा नहीं होता है। और जब ऐसे विमर्श खड़े नहीं होते हैं तो ये फिल्म आपके लिए विमर्श को तो उत्पन्न करती है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि इस में क्या कमी है, लेकिन ये सच नहीं दिखाती है। मैंने लिखा आज कि विवेक ने स्ट्रैटेजी के तहत इस फिल्म के खास हिस्सों का एक ट्रेलर बना के इसको लेफ्ट वर्सेस राइट विंग बना दिया, और उसका फायदा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर उनको बड़े बड़े चैनल्स की पब्लिसिटी के बिना ही बहुत बड़ी फिल्म की पब्लिसिटी मिल गई, जो बाद में अभी ROI में कन्वर्ट भी हो रही है। मुझे इसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है। उन्होंने चाहे जैसी थोड़ी सी भी मेहनत करी है, बट एक हिम्मत की बात है जो उनके पीछे जिन लोगों ने उन्हें ट्रस्ट किया और उन्होंने उसके लिए बनाई। लेकिन इस पूरी फिल्म में मेरे लिए सिर्फ एक ही बात है कि उन राजनीतिक घटनाओं का समय काल सही से अगर विवेक रखते तो ये स्टोरी, ये फिल्म और बेहतर होती, जो कि इस फिल्म को देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अंडर 30 हैं, जिनको उस दौर की बिल्कुल याद नहीं। हम वो गाना सुनते हैं, तुम भूल ना जाओ उनको इसलिए सुनी ये कहानी, भले ही वो लता मंगेशकर जी ने चीन से हार के बाद हमारे लिए गाया था, लेकिन वो सच्चाई है कि हमको अपने साथ हुए हर अन्याय को याद रखना चाहिए, लेकिन सही फैक्ट के साथ। क्योंकि आप जब बिना फैक्ट के किसी घटना पर इतना बड़ा काम करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो लोग उसको देख के आगे बातें करते हैं, वो आप बिना तथ्यों के उस डिबेट में, उस चर्चा में, उस मुद्दे पर हार जाते हैं। तो विवेक ने फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत करी है, मगर सतही तौर पे मुद्दे को छुआ है। जितना विरोध वामपंथियों ने विवेक की फिल्म का किया, मैं बार बार इस बात पे सोच रहा था उस समय, और मुझे इस बात पे अब भी हंसी आ रही है कि पहली बार वामपंथी उस ट्रैप में फंस गए जो विवेक ने क्रिएट किया है। क्योंकि अगर वो भी इस फिल्म को देख लेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि अरे यार ठीक है, तो विवेक ने चलो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि विवेक चाहते तो इस फिल्म में घटनाक्रम को समयानुकूल, समय के साथ जोड़कर उस परिस्थिति को क्लियर भी करते, ताकि ये और प्रभावशाली होती। फिर भी उन्होंने ये फिल्म बनाई है, और कम से कम हिंदू हो या मुसलमान, इस फिल्म को दोनों को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि मुद्दा इस फिल्म में हिंदू या मुसलमान नहीं है, मुद्दा इस फिल्म में कट्टरवाद है, जिसको पाकिस्तान की तरफ से
कुछ लोगों की भावनाओं और धर्म के मिश्रण से के कॉकटेल से इस लेवल तक लाके खड़ा कर दिया गया कि उन्होंने अपने साथ बरसों से रह रहे लोगों की हत्याएं कर दी, उनकी संपत्ति लूट ली और स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लिए। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखिए, लेकिन अगर इस फिल्म में विवेक घटनाओं का समय निर्धारित सही से कर देते तो शायद ये बहुत बेहतर होती। धन्यवाद। जय हिंद।